ओके, सो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो अभी हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है। सो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चर इनकम अर्न्ड बाय द टैक्स पेयर इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या हमारी उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, वो एग्जम्प्ट है। तो वो किस सेक्शन में बोला है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। एग्रीकल्चर इनकम जो डेफिनेशन है वो किसमें दी है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो एग्रीकल्चर इनकम इनकम का मतलब है जो भी रेवेन्यू आप कहाँ से जनरेट कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से, ठीक है। एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम ए लैंड, ठीक है, कोई भी लैंड है उससे रेंट या रेवेन्यू ड्राइव किया है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, ठीक है। कोई भी ऐसी लैंड है जिससे जो कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूटिलाइज हुई है और उससे कोई भी रेंट या रेवेन्यू जनरेट किया आपने, तो वो किस में आएगा? आपका एग्रीकल्चरल इनकम में। नेक्स्ट इज एन एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाई कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे प्रोसेसिंग हो गई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोई भी उस पर कुछ उगा रहे हो आप, उससे जो इनकम ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, उसको मार्केट में सेल करके, वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। सो एनी इनकम attributable to a firm house सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो कोई भी ऐसी इनकम जो आपने एक फार्म हाउस बिल्ड किया हुआ कहाँ पर? एग्रीकल्चरल लैंड पे, ठीक है, तो वहां से जो भी इनकम ड्राइव हो रही है वो भी किस में आएगी? आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सैपलिंग्स सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी शेल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम, राइट। सो सैपलिंग से हो गया, सीडलिंग मीन सीड बेच के, सैपलिंग बेच के, छोटे स्मॉल प्लांट्स बेच के जो भी आपने इनकम जनरेट की है वो भी किस में आ जाएगी? आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसएससी। हु इज एसएससी? ठीक है, सो एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट, ठीक है। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, एसएससी मीन्स वो पर्सन जिसने की टैक्स पे करना है, जिसने क्या करना है? टैक्स पे करना है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है अंडर द एक्ट, ठीक है, एंड अ पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, किसी और का इनकम या लॉस, ठीक है, या फिर एनी एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के एसएससी हैं। एक आ गया आपका ऑर्डिनरी एसएससी, ठीक है, जिसने की क्या करना है? इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? वो बंदा, ठीक है, जिसने की किसी और का टैक्स पे करना है, जो किसी और की इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलेंगे डीम्ड टू बी एन एसएससी, ठीक है। सपोज करो एक बंदा है, उसकी इनकम है, उसने टैक्स पे करना है, लेकिन उसकी सडनली डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल हायर होगा, ठीक है, उसका बेटा होगा या कोई वाइफ होगी, वो क्या करेगा? वो बन जाएगा क्या? एसएससी इस केस पे। तो उसी हम कहते हैं डीम्ड टू बी एन एसएससी, उसी को हम क्या बोलेंगे? डीम्ड टू बी एन एसएससी। नेक्स्ट इज एसएससी इन डिफॉल्ट, मींस कि आपने टैक्स जब पे नहीं किया, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या? एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट। सो नेक्स्ट इज पर्सन। अब हम देखेंगे कि हम पर्सन की बात कर रहे हैं बार बार कि टैक्स किसने पे करना? पर्सन ने पे करना। तो पर्सन है क्या बेसिकली? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अ पर्सन हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड, एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, ठीक है, मींस कंबाइंड जो फैमिली बिजनेस है वो पर्सन हो सकता है। अ कंपनी कैन बी अ पर्सन, एक फर्म जो है वो पर्सन हो सकती है। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ये सारे पर्सन हो सकते हैं। एक लोकल अथॉरिटी, ठीक है, जैसे कि म्यूनिसपैलिटी वगैरह। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, नॉट फॉलिंग विद इन द प्रोसीडिंग सब क्लासेस, ठीक है और वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इन सब में ऊपर जो दिए गए पॉइंट है उनमें नहीं है, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो पर्सन का मीनिंग क्या हो गया? वो सारे लोग जिन्होंने टैक्स पे करना है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है।
तो सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेसमेंट ईयर। ठीक है, हम बार बार यूज करेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट की ही बात कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, तो हमारे हमारे पास क्या है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, सो असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, वो ईयर, ठीक है, जो कि 12 मंथ्स का है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। ठीक है, जो कि 12 मंथ्स का है, और जिसमें हम क्या करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। इनकम को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर कौन सा है, सपोज करो ये कौन सा ईयर, ये असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 22-23, 2022-2023 असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसमें इनकम हमने कौन सी असेस करनी है, प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा इस केस में, 2021-22 का। ठीक है, 2021-22 का हमें हमें क्या बनेगा, ये प्रीवियस ईयर बनेगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्या हुआ आपका, इनकम अर्न इन ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सो एडवांस में हम किसी भी इनकम को क्या असेस नहीं कर सकते, तो हमने हमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमने टैक्स पहले से ही इनकम को अर्न किया हुआ है। वो कब किया होगा, सो लास्ट ईयर जो भी इनकम हमने अर्न की है, उसकी जो टैक्स की असेसमेंट होगी वो किस ईयर में होगी, असेसमेंट ईयर में, मींस करंट ईयर में, 22-23 में। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। और जिस साल की जो इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। जैसे 22-23 अगर असेसमेंट ईयर है, तो 21-22 क्या हो गया आपका, प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस इज द फाइनेंशियल ईयर प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर के पीछे जो ईयर आता है जिसमें हमने इनकम ड्राइव की है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर वो ईयर हो गया जिसमें कि हमने इनकम को क्या करना है, असेस करना है, मींस उसकी टैक्सेबिलिटी चेक करनी है। और प्रीवियस ईयर इज द ईयर, ठीक है, प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले जो ईयर है जिसमें हमने इनकम अर्न की है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। राइट, ओके।